अफलातून टीवी पे बैठे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें फौरी तौर पे कर देना चाहिए था। ये पेट भरे हुए लोगों की बातें हैं, जिनकी अरबों की जायदादें हों और खास तौर पे जिनकी अरबों की जायदादें मुल्क से बाहर हों, उनको किस बात की फिक्र है? जो आज लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, अल्लाह ताला इनको और कुछ नहीं, हिदायत नहीं दे, तो थोड़ी शर्म तो दे दे, कम से कम घर जाके चुप तो बैठ जाए। ये अभी भी डी चौक पे खड़े हुए वो नाकाम, झूठे और नालायक शख्स हैं जिन्होंने अभी भी 5 साल के अंदर एक मेट्रो नहीं बन सकी पेशावर में। IMF से किन शराइत पर डील हुई, ये बात आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज नाज़रीन इस डील की कुछ तफसीलात सामने आ गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने IMF की कौन सी शराइत मान ली, कौन सी मानने से यकसर इनकार किया, और नाज़रीन कौन सी शराइत जुज़वी तौर पर भी मानी गई। IMF और पाकिस्तान डील का राज खोलने वाले कोई और नहीं है जनाब हुकूमत के ही साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, और वो तहरीक इंसाफ के पेश किए गए बजट से नाखुश नजर आते हैं। आज कौमी असम्बली इजलास में उन्होंने अपनी ही हुकूमत के पेश करदा बजट पर एतराज़ात उठाए और इसके साथ साथ वो अपनी पार्टी के एक लीडर पर इशारों के नायों में चोट भी लगाते रहे। मामले का ताल्लुक नाज़रीन IMF के साथ मुआहदे से है, जबकि असद उमर वज़ीर ख़जाना थे और हुकूमत IMF के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। उस वक्त नाज़रीन असद उमर अपनी मर्जी के शराइत ना चाहते थे, जिसकी वजह से डील में ताख़ीर हो रही थी। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने क्या कहा, सुनिए जरा गौर करें। IMF जाने में ताख़ीर हो रही थी और जहांगीर तरीन साहब अपने एक टीवी इंटरव्यू में कह रहे थे कि फैसले जल्दी करने चाहिए। तनकीद किस पे हो रही थी? असद उमर साहब के फैसला साजी के काबिलियत पर। आज असद उमर बजट पर बहस करने के लिए खड़े होते हैं तो ये पुराने हिसाब भी वो चुकता करते हैं। उन्होंने बताया कि IMF से मुआहदे में ताख़ीर क्यों हुई, लेकिन ये बताते बताते उन्होंने जहांगीर तरीन से भी हिसाब बेबाक किया। बड़े मैं सुनता हूँ अफलातून टीवी पे बैठे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें फौरी तौर पे कर देना चाहिए था। ये पेट भरे हुए लोगों की बातें हैं, जिनकी अरबों की जायदादें हों और खास तौर पे जिनकी अरबों की जायदादें मुल्क से बाहर हों, उनको किस बात की फिक्र है? आप फैसले जो अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नहीं सिर्फ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी 21 करोड़ अवाम के लिए होती है। अच्छा जी, अब IMF से डील किन शराइत के तहत हुई, अभी तक इस पर कोई हुकूमती मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया था, लेकिन आज साबिक वज़ीर ख़जाना ने बता दिया कि IMF क्या चाहता था और इसे कौन कौन से मुतालबात माने गए हैं। सबसे पहले बाजनाब IMF चाहता था कि पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले पर आज़ाद छोड़ दिया जाए, यानी रुपए के कदर पर हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ना हो। और साबिक वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू से लगता है कि पाकिस्तान ने IMF की ये शर्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फ्री फ्लोट नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। यही हमारी जंग थी। वो कहते थे फ्री फ्लोट करो, हम कहते थे ये किसी तरीके से मईशत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। अब जी IMF की अगली शर्त थी कि बिजली की कीमतें 50% तक बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान ने यह शर्त किसी हद तक मान ली, यानी 50% के बजाय बिजली की कीमत तकरीबन 15% बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें अभी मजीद इजाफे का भी इम्कान है। बिजली की कीमतें जो पोजीशन वो लेते थे उसका तर्जुमा अगर हम करें कि हमने कैलकुलेशन की क्या जो ये कह रहे हैं, अगर हम मान जाएं तो उमर अयूब साहब को कितनी बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 50% का इजाफा बनता था। अभी जो नेपरा की डिटर्मिनेशन आई है 1 रुपए 49 पैसे की, वो 11% इजाफा है और इसके बाद शायद इनको इस माली साल के अंदर 3 से 4% की और एडजस्टमेंट करनी पड़े। उसके बाद जनाब बिजली के साथ साथ IMF गैस की कीमत में भी इजाफा चाहता था। ये बात भी IMF कि हुकूमत डील से पहले ही गैस की कीमतें 143% बढ़ा चुकी थी, लेकिन IMF वाले मजीद 94% तक का इजाफा मांग रहे थे। पाकिस्तान ने यह जुज़वी तौर पर मान ली। गैस की कीमत के ऊपर वो कहते थे जनाब आज से जितना खसारा ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई है ये भी खत्म करो और पीछे जो खसारा खड़े करके गए वो भी रिकवर करो। यानी जो कीमत बनती थी गैस की कीमत में इजाफे की वो 94% थी, उससे आधा तो छोड़े, उससे आधे से शायद आधा जो है वो जाके हमने कीमत इस वक्त एग्रीमेंट हुई है फाइनली। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह पहले ही 6% पर थी और IMF इसमें मजीद 9% तक का इजाफा चाहता था।
स्पीकर साहब वो कहते थे यकमुश्त प्री कंडीशन बिफोर द IMF एग्रीमेंट इज साइन 6% शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए, सीधा 9% से लेके जाए 15% के ऊपर, और उसके बाद इसको जैसे जैसे अफरात-ए-ज़र बढ़ती जाए उससे और बढ़ाते चले जाएं। नाज़रीन, असद उमर ने अपनी हुकूमत के पेश करदा बजट की कुछ तजावीज़ पर भी एतराज़ किया और इन्हें वापस लेने का मुतालबा किया। यानी बुनियादी तौर पर असद उमर के 6 मुतालबात थे। खूदनी तेल और घी की कीमतों पर टैक्स कम किया जाए, छोटी गाड़ियों पर टैक्स को कम किया जाए, नई सरमायाकारी पर टैक्स की छूट दी जाए और EOIB एम्प्लॉयर्स ओल्ड एज बेनिफिट में मजीद 10 से 15% इजाफा किया जाए, खाद की कीमत कम की जाए किसानों के लिए और चीनी पर टैक्स कम किया जाए। चीनी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बात ये है कि तहकीकात की जाए कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है। जो नई इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको कम से कम पहले 5 साल के अंदर इस मिनिमम टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए। खादों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं और ये 400 रुपए बोरी की कीमत कम करवाएं या वो जब ले रहे हैं उनसे पैसा वापस रिकवर किया जाए। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। 5,250 रुपए महीना होती थी पेंशन, उसको बढ़ाकर भी दोबारा हम जो है 10 से 15% कम से कम और बढ़ाएं। अब चीनी की कीमत का खास तौर पर जिक्र करते हुए असद उमर साहब के जहन में जहांगीर तरीन थे या नहीं, अलबत्ता ये बात एक हकीकत है कि जहांगीर तरीन चीनी के कारोबार से वाबस्ता हैं। असद उमर ने कौमी असम्बली से खिताब में यह भी कहा कि नून लीग हुकूमत मईशत को बीमार हालत में छोड़ कर गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान मईशत में खराबी का जिम्मेदार गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दिए गए ठहराते नाज़रीन और कर्जों की तहकीकात के लिए कमीशन भी बना दिया गया है। आज पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब का है। इस कर्जे पे जो इंटरेस्ट है वो हर रोज 6 अरब रुपया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ कर गई, लेकिन आज लीगी दौर के मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती मौक़िफ़ रद्द किया। वजाहत पेश की अखबार में शाया एक कॉलम के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल का कॉलम, उन्होंने कहा कि जून 2018 में, जरा गौर से सुनिएगा, जून 2018 में कर्ज 24,952 अरब रुपए था। नून लीग के दौर में मुल्क के मजमूई कर्जे में 10,660 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 5 साल दौरे इक़्तिदार ने मुस्लिम लीग नवाज ने 16,277 अरब के महसूलात यानी रेवेन्यू जमा किया। इस दौरान 8,328 अरब रुपए सूबों को दिया गया और 6,563 अरब रुपए कर्ज की एक साथ अदा करने में लगा। कौमी दिफा पर 3,997 अरब रुपए खर्च हुए, 1,226 अरब रुपए की पेंशन दी गई, 755 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड और नॉन PSDP तरक्याती प्रोग्रामों पर खर्च हुए और 1,379 हुकूमत चलाने पर खर्च हुए। 1,669 अरब की ग्रांट्स दी गई, 1,440 अरब रुपए पब्लिक सर्विसेज, 2,819 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च हुए। इनमें हवेली बादशाह का और भिक्की पावर प्लांट, तरबेला 4 तौसीक की तकमील, नीलम जेहलम हाइड्रो मंसूबा, कच्ची कैनाल, 1700 किलोमीटर 6 लेन मोटरवेज, 8,000 किलोमीटर इंटरसिटी मोटरवेज, गवादर एयरपोर्ट वगैरह ये सब शामिल है। इस तरह नाज़रीन 5 साल के दौरान 27,748 अरब रुपए खर्च होते हैं, बाकी 913 अरब रुपए कर्जे, बल्कि जो बल्क सेक्टर में चलने वाली इंटरप्राइजेज होती हैं, बड़ी PIA स्टील मिल, नून लीग अपना हिसाब दे चुकी है। क्या हुकूमत अपना हिसाब देगी जो अपने 5 साल दौर में उन्होंने कर्जे लिए हैं? कोई अभी तक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज नहीं किया। शायद हुकूमत को याद होगा कि गैस सार्फिन को इजाफी बिल भेजे गए थे, हुकूमत ने अपनी गलती का एतराफ़ किया था, मुतल्लिका वजीर को हटाया गया था और आवाम के पैसे वापस करने का वादा भी किया गया था। तो क्या कर्जों का हिसाब देने वाली हुकूमत, लेने वाली हुकूमत जो है वो इन पैसों का हिसाब देगी जो आपकी मेरी जेब से निकले थे गैस की ओवर बिलिंग की वजह से? बात करेंगे उस वक्त के जो मिनिस्टर जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट था, गुलाम सरवर खान साहब से, वफाकी वजीर है। सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इस गैस वाले मसले में थोड़ा आगे चल के आऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताएं जो बजट तजावीज आ रही हैं, अपोजिशन तो चलो दे ही दे रही है ना, आपके अपने वजीर असद उमर साहब वजीर खजाना रह चुके, वो खुद कई एतराजात लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए अब ये एतराजात, क्योंकि उनका भी हक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को, आपके अपने लोग भी एतराज कर रहे हैं, आपको ये तरामीम पे कम से कम गौर जरूर करना चाहिए।
بالکل بجا فرمایا جی آپ نے. جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اپوزیشن کا کام بھی ہے کہ وہ بجٹ کو دیکھے اور اپنی مثبت تجاویز دے, تنقید کرے. وہ تعمیری تنقید ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حکومتی رینکس میں بھی ہر ممبر کو وہ رائٹ ہے, اور یہ ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ ہر رکن اسمبلی بات کرتا ہے اور تجاویز دیتا ہے, اور یقیناً جو ایسی مثبت تجاویز ہوتی ہیں پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں ان تجاویز کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے اور وہ امینڈمنٹس بھی ہو جاتی ہیں. تو یقیناً جو مثبت تجاویز ہوں گی اس سے حکومت ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرے گی اور امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا ایک تو غلام سرور صاحب تجاویز ہیں جن کا آپ نے خیر مقدم کیا, بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں نا ان تجاویز کے اندر کہیں نہ کہیں الزامات کی بو بھی آئی. وہ اسد عمر صاحب لگا رہے تھے, انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا. اب چینی کی قیمت بڑھنے سے انہوں نے ساتھ میں ایک اور جملہ بھی کہا کہ وہ جو ٹی وی پر آ کے وہ جو ارسطو بن کے کہتے تھے ان پہ بھی تنقید کی. غالباً جہانگیر ترین صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ چینی کی قیمت بڑھنے سے کس کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا اگر ایک شخص آپ ہی کا پارٹی کا انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ جناب چینی کی قیمت کیوں بڑھی؟ شوگر بورڈ پہ آج ہی انڈسٹریز کے وزیر نے عبدالرزاق داؤد نے اس پہ میٹنگ بھی کی ہے, اور جہانگیر ترین کی ایک مل ہو سکتی ہے, 2 مل ہو سکتی ہیں. پاکستان میں 83 شوگر ملز ہیں, 83 سندھ اور پنجاب کے اندر. تو اس میں صرف جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور نہ ہی جہانگیر ترین کی طرف سے ایسی کوئی مینوپولیشن ہے. اگر کوئی سبسڈی ہے یا اس سبسڈی کو کم کرنا ہے تو یہ بھی ایک تجویز ہے جسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کسی فرد واحد کو نوازنے کے لیے سبسڈائز کیا جا رہا ہے شوگر کو یا ٹیکسز کم کیے جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا تو سر گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, ان میں کمی پر غور کریں گے سر؟ گیس کے تو آپ کے پاس بھی پورٹ فولیو رہ چکا ہوا ہے اس منسٹری کا. وہ جو پچھلی قیمتیں تھیں, جو اوور چارجنگ تھی, جو اوور بلنگ تھی, وہ تک تو واپس نہیں آئی. تو کیا ہم اس بات کی امید رکھیں سرور صاحب کہ کم سے کم قیمتیں اب آپ کچھ نیچے لے کر آئیں گے؟ لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اتنی % انکریز ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی اتنی انکریز نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی مائنر سی اس میں انکریز ہو, لیکن جب میں منسٹر تھا تو میں نے پرنسپلی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ سال میں ایک ہی بار اس پہ ہونی چاہیے انکریز, اور جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. تو لیکن اب موجودہ حالات میں دیکھیں, موجودہ گورنمنٹ پہ کچھ کمپلشنز بھی ہیں, پریشرز بھی ہیں, اکنامک پریشرز بھی ہیں, اور یہ کمپنیز خسارے میں بھی جا رہی ہیں. 155 بلین کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے, جس سے کچھ ایڈجسٹ ہو سکا ہے, کچھ ایڈجسٹ ہونا باقی ہے. تو میں بھی کوئی مائنر سی انکریز کرنی پڑے گورنمنٹ کو. اچھا, یعنی کہ 143% میں تھوڑا سا مائنر سا اضافہ ہوگا. جو مزید 94% انکریز کی بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, یہ صرف افواہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 94% اس میں انکریز ہو. اگر کوئی ہوئی بھی تو بڑی مائنر سی انکریز ہوگی. اچھا, دوسری بڑی اہم بات سرور صاحب وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کی ہے, سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اب انہوں نے ایک جو متھ بنی ہوئی ہے, جو ایک ہوا بنا ہوا ہے, اور وہ آپ کی گورنمنٹ نہیں بنایا ہے, جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ یہ بات کرتے تھے, ان کے مطابق کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے. سر انہوں نے ایک بریک ڈاؤن دیا, وہ بڑے امپورٹنٹ ہے سرور صاحب. جو بریک ڈاؤن وہ دے رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے جو قرض لیا ہے اس کی ایک ڈیٹیل ہے, اور وہ ڈیٹیل بڑی امپورٹنٹ ہے. خرچ کہاں کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں نون لیگ نے 24,952 ارب روپے جو ہے یہ اس میں, بلکہ 10,000 ارب روپے اس میں اضافہ ہوتا ہے. جو خبر بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے 30,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا, وہ کہتی ہے 10,000 ارب روپے اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ایک مکمل بریک ڈاؤن جو پہلے بھی میں دے چکا ہوا ہوں. بالآخر وہ اپنی پورے قرض لیے کا حساب دے رہے ہیں. ان کے کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ دیں گے سر اپنا حساب ان 9-10 ماہ کا, کیونکہ آپ کے قرض لینے کی جو پیس ہے وہ اپیرنٹلی نون لیگ کے قرضہ لینے کی پیس سے زیادہ ہے. دیکھیں جی, ہم نے تو جو قرض لیا ہے وہ ان کے قرضوں پہ سود ادا کرنے کے لیے لیا ہے, اور جو انہوں نے قرض لیا ہے وہ میگا پروجیکٹس پہ انہوں نے خرچ کیا ہے,
اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جتنی کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، انہی میگا پروجیکٹس پہ ہوئی ہے. اور آج یہی چیز میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ کہا کہ کاش شہباز شریف صاحب موجود ہوتے تو میں ان کے سامنے یہ بات کرتا، لیکن وہ موجود نہیں ہیں. ان کی پارٹی یا وہ رپلائی کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جتنی میٹروز بنی ہیں، چاہے میٹرو لاہور ہو، چاہے میٹرو اسلام آباد پنڈی ہو، چاہے میٹرو ملتان ہو، اور وہ ایک ہی کمپنی کو کانٹریکٹ جاتا ہے اور وہ کمپنی البراق ہے. جتنی بھی موٹر ویز بنی ہیں، ہائی ویز بنی ہیں، وہ کانٹریکٹ ایک ہی کمپنی کو جاتا ہے جو کہ زیڈ کے بی ہے. تو ان میگا پروجیکٹس میں کرپشن ہوئی ہے. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ککس بیک لیے گئے ہیں اور وہی پیسہ ککس بیکس کے ذریعے وہی پیسہ منی لانڈر بھی ہوا. اور یہی ہم نے دیکھنا ہے. یہی جو کمیشن پرائم منسٹر نے جو بنایا ہے، ایک تو قرضے اتنے زیادہ لیے گئے نون کے دور میں جتنے پچھلے 60 سال میں نہیں لیے گئے، وہ قرضے ان 10 سالوں میں لیے گئے. اور وہ جتنا ان کا وہ اختیار تھا 2005 کے ایکٹ کے مطابق اس سے زیادہ لیے گئے. اس ایکٹ کی وائلیشن بھی کی گئی. پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور وہ پروجیکٹس دیے، ڈیفینیٹلی پروجیکٹس آئے، لیکن ان پروجیکٹس نے ہائیلی کاسٹ کیا. اور ان پروجیکٹس میں پارلیمنٹ کو تو آپ نے بھی ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا نظر کہ کن شرائط پر آئی ایم ایف سے قرضہ لیا گیا ہے. یہی تنقید اپوزیشن آپ پہ کر رہی ہے. لیکن ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو دیکھیں قرضہ آئی ایم ایف سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی لیا 2008 میں 7.2 بلین. قرضہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے بھی لیا 4 کچھ بلین 2013 میں. تو ابھی تک تو ہم انڈر کنسیڈریشن ہے، انڈر ڈسکشن ہے، گیو اینڈ ٹیکس ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. فائنل اس کا 30 جون کو ہوگا. یہ بجٹ میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہی ساری چیزیں دیکھیں نا، پارلیمنٹ کو یہی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ہم 6.2 لینے جا رہے ہیں. اب لوگ اس پہ تجاویز بھی دے رہے ہیں، اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑا آگے بڑھیں گے، ہم سٹک نہ ہوں اس ایک مدعے پہ، تھوڑا آگے بڑھیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان میگا پروجیکٹس میں ایک ہی کمپنیز کو پروجیکٹس دیے جاتے تھے، کانٹریکٹس، کرپشن کا احتمال ہے اس میں. سر یہ پروجیکٹس جن کا آپ نے نام لیا ہے اور ایک ڈیٹیل لمبی سی ہے، یہ کم سے کم کمپلیٹ تو ہوئے نا سر؟ آپ کی بی آر ٹی ابھی تک وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے، وہ کمپلیٹ ہو کے نہیں دے رہی. پھر اتنا ہی سود 2017-18 میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ آپ کے وزیر مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں، اتنا ہی سود اس گورنمنٹ نے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے ہی ادا کیا تھا جتنا آپ کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اتنا سود ادا کر کے بھی گروتھ ریٹ بہتر تھا، اتنا سود ادا کر کے بھی انفلیشن جو ہے وہ نیچے تھی، اور میگا پروجیکٹس لگ بھی رہے تھے، چل بھی رہے تھے. آپ بھی اتنے سود ادا کر رہے ہیں سر، تو آپ کے دور میں ہر چیز نیچے کیوں آ گئی؟ دیکھیں جی، ہمارے دور میں اور ان کے دور کا اگر کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کا دور بہتر تھا، تو اس پہ میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا. جہاں تک جو پشاور کا پروجیکٹ ہے جی، وہ انڈر پروگریس ہے، اس پہ کام ہو رہے ہیں. اب سو فار اس کی کمپلیشن نہیں ہوئی. میں اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اس پہ تو وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، وہاں کا سٹنگ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا ایکس چیف منسٹر اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو اس کے خلاف انکوائری بھی کرا سکتا ہے، کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، نیب اور ایف آئی اے کے پاس بھی جا سکتا ہے. اس میں اگر کوئی اس طرح کی چیز کرپشن ہو رہی ہے تو اسے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس اگر وہ کر رہی ہے تو جو ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. دیکھیں نا، نیب تو بلا تفریق کر رہا ہے کہ ہمارے ایک منسٹر علیم خان گئے، دوسرے منسٹر ابھی ہمارے سبطین خان گئے. تو اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے، اور جو کہ ہو رہی ہے. شور ہوا تو زیادہ اپوزیشن کی طرف سے ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہم تو کسی کو وکٹمائز نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اکراس دی بورڈ ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا کہ ایک رولنگ کلاس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی اپنامہ ہم تو نہیں لائے. اب آصف زرداری، بلاول اور مراد علی شاہ کے خلاف جے آئی ٹی ہم تو نہیں لائے. کیسز ہم نے تو انیشیٹ نہیں کیے. کیسز سو موٹو ایکشن لیا اگر سپریم کورٹ نے لیا، جے آئی ٹی اگر بنی سپریم کورٹ نے بنائی، انکوائریز ہوئی، احتساب کورٹ میں گئے، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن جس ایک سنٹنس پہ سوال اٹھا، اور وہ میں جسارت کروں گا آپ سے سوال پوچھنے کی سرور صاحب، کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی واقعی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے؟ میرے پاس ایک کلپ ہے سر، میں کلپ آپ کو اور ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں
क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इसी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में गुलाम सरवर साहब ने भी आना था, ये किसी और ने नहीं कहा सर, आपकी अपनी पार्टी की खातून लीडर ने कहा था, वो नहीं आए, आप नहीं आए सर अभी तक। मैं चाहता हूं जब क्लिप देख लें नाज़रीन भी, आप भी, मैं इसी को सवाल बना के आपके सामने पेश करूंगा, देखें जी। जो हकीकत हो उसे तस्लीम भी करना पड़ता है और तस्लीम करना चाहिए। स्लैब्स बनाने में एक तकनीकी गलती हुई है, फज की गई आपकी बिलिंग को। अगर हम सब उससे मुतमईन होते, प्राइम मिनिस्टर को आपके दर्द और तकलीफ का एहसास ना होता, तो वहाँ मिनिस्टर चेंज ना होते। सर आप कह रहे आपने कहा था गलती हुई है, आपकी साथी मिनिस्टर ने कहा, मुशीर ने कहा कि जी फज की गई थी स्लैब्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स फज किए गए थे। आपको नहीं लगता सर आपकी तहकीकात होनी चाहिए थी, आपकी मिनिस्ट्री की तहकीकात होनी चाहिए थी? नहीं हुई सर। देखें, मैंने स्लैब्स की गलती तस्लीम की, और वो स्लैब्स मैंने सिर्फ अपनी गलती नहीं तस्लीम की, मैंने ये कहा कि ये स्लैब्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़ेर निगरानी बनाई गई। ओगरा ने प्रपोजल दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसे देखा। ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कैबिनेट डिवीजन के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर है नहीं। तो ये चलें, आपको लगता है कि तहकीकात इसकी हुई है, लेकिन सर अफसोस की बात यह कि अभी तक जो पैसे वापस होने थे आम लोगों के, जिनके ओवर बिलिंग की गई, वो अभी तक पैसे वापस नहीं हुए हैं। आप कहते हैं जी बाकियों का हिसाब होना चाहिए, हमारा हिसाब नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब कहते हैं हिसाब किताब को टोटली बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये बात आज असेंबली में की थी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी शैला रजा साहिबा, और साथ में सिंध असेंबली की मेंबर नुसरत हैदर अब्बासी साहब भी मौजूद होंगी। उसकी वजह यह है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर ऑनरेबल जज साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स और उन पर बहस इस वक्फे के बाद। हिसाब किताब बंद किया जाए, लोग खौफजदा हैं, पाकिस्तान की मैशत खतरे में है। सवाल यह है कि क्या ये खदशात एहतसाब के अमल को खत्म करने के लिए दुरुस्त हैं? क्या सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए नाज़रीन करप्शन के जुर्म को ताज़ीर से खारिज किया जा सकता है? आज आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर की, कहा आम लोग खौफजदा हैं। लोग कहते हैं जब आसिफ पकड़ा जा सकता है तो फिर हमारा क्या होगा? हुकूमत को हिसाब किताब बंद करना होगा। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। जब हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा। जनाब आसिफ अली जरदारी की तकरीर के जवाब में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कहा कि करप्शन का हिसाब किताब कैसे बंद हो सकता है? जरदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, हिसाब किताब बंद करने के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब की बात अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की जो करप्शन की कहानियां हैं उनका जिक्र सिंध असेंबली में भी सुनाई दिया। सिंध में अपोजिशन हुकूमत की करप्शन के दास्तानें सुनाती थकती नहीं। तोते बोल चुके हैं, तोते बोल रहे हैं। अच्छा, इन तमाम हालतों के बाद क्या दिया आवाम को? टीबी। जब ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस, और क्या होगा? पूरे दुनिया में एक जमाने में कहा गया कि मिस्टर 10% फला है, और अब वो मिस्टर 10% नहीं रहा, मिस्टर 100% हो गया। नाज़रीन, इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत मामलात पर बड़ा संजीदा सवाल उठाया। सखर आराजी केस है जिसकी समाअत होती है, और ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध पूरी तरह करप्शन में डूब चुका है। बजट का एक पैसा सूबे पर खर्च नहीं हुआ। इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा चुका है। नाज़रीन, जून 2018 सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थर में बच्चों की हलाकत के केस पर रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं कि सिंध में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आला अदलिया के अलावा नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स भी सिंध हुकूमत की करप्शन की होशरुबा दास्तानें सुनाती। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सालाना ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2018 तक
सिंध हुकूमत की अकाउंट्स में 957 अरब रुपए की बेकायदगियां मौजूद हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नाज़रीन कि इन बेकायदगियों की तहकीकात करने वाली सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी अभी तक तश्कील ही नहीं हो पाई। इससे भी ज्यादा चंबे की बात यह कि पीपल्स पार्टी वफाक में ऑपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के उसूल की हामी है या रिवायत की हामी है, लेकिन सिंध वो उस उसूल को पसे पुश डाल देती है। अब साल 2018 से 18-19 तक पीपल्स पार्टी की जाम तमाची और सलीम जलबानी चेयरमैन पीएससी रहे। पीपल्स पार्टी की इस तमाम हिकमत अमली का नतीजा यह निकलता है कि गुज़िश्ता 9 साल के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोई सालाना रिपोर्ट शाया नहीं की। अगर इन रिपोर्ट्स के बाद पीपल्स पार्टी के तरक्याती स्कीम्स पर नजर दौड़ाई जाए तो कहानी समझ में आना शुरू हो जाती है। शुरू करते हैं जनाब कराची से। पानी की फराहमी का मंसूबा K4 अरब रुपए से बढ़कर 100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। कराची में सीवरेज का मंसूबा S3 2008 में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ग्रीन बस सर्विस मंसूबा 5 साल में सिर्फ 10 बसें चला सके। गुज़िश्ता बरस इलेक्शन के वक्त कराची, हैदराबाद, लाड़काना, थर समेत सिंध के कई अजला में 58 अरब रुपए के 2000 से ज्यादा मंसूबे अधूरे। कई मंसूबों पर काम शुरू ही नहीं हुआ नाज़रीन। नामुकम्मल स्कीमों में लोकल गवर्नमेंट की 394 स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी मजमूई लागत 28 अरब रुपए है। 2008 में 500 से ज्यादा स्कूलों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई, वो भी ना की गई। उसके बाद 2013 में ठट्ठा की वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई लेकिन शहरियों को पानी नहीं मिला। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की सड़कें और इमारतें तामीर करने की 150 मंसूबे नामुकम्मल हैं। महकमा तालीम की 309 स्कीमें मुकम्मल ना की गई। सेहत के 169 मंसूबे अधूरे पड़े हैं। ऐसे हालात में सवाल ये है कि हिसाब किताब कैसे बंद किया जा सकता है। पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल की रहनुमा मोहतरमा शैला रजा साहिबा और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं सिंध असेंबली की मेंबर, बल्कि ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत सहरा भाई साहिबा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। शैला साहिबा, सवालात बहुत हैं और अगेन ये इल्जामात हैं, मैं विंडिकेट नहीं कर रहा किसी भी एक पॉइंट को, ये सब इल्जामात हैं। अगर इतने इल्जामात हैं, अदलिया भी परेशान नजर आती है और ऐसे रिमार्क्स देती है, तो हिसाब किताब आपको नहीं लगता दे देना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका अली है। अभी JIT को 10 साल की पूरे हिसाब किताब दिए हैं सिंध हुकूमत ने, और इसके अलावा चाहे वज़ीर आला हो, चाहे कोई भी शख्स हो, उस पर जब भी मुकदमा किया जाता है वो जाके हिसाब किताब दे रहा है। दुआ है कि डॉक्टर आसिम को 165 दिन रखा और अभी तक हमारे सामने कोई हिसाब किताब नहीं आया। इसी तरह शर्जील इनाम मेमन जो हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनके घर से और पता नहीं कभी कश्ती से पैसे पकड़े गए, वो पैसे किसी सब्सिडी में लगा देते क्योंकि उनको उसूलन ख़जाने में जमा होना है। कुछ इस केस के बारे में भी बता देते। और इसी तरह आज से 2 साल पहले मीर मुनव्वर अली टालपुर से 20 साल का हिसाब लिया गया, वो उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी फरियाल साहिबा से हिसाब मांगा जा रहा है। तो काश उस वक्त का मांगे ना जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, नाज़मा थी। अब तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन हम हिसाब दे रहे हैं। तो कोई स्वीपिंग सी बातें कर देना, ये जाने बगैर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, ये बहुत सारे लोग दे सकते हैं। जी मैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, अच्छा उनकी बात, मैं क्या करूं अगर वो दे रहे हैं, मैं क्या करूं अगर वो दे रहे हैं। उससे पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने भी इस तरह बातें की थी, लेकिन जब वो थर गए तो बड़े परेशान हुए। आखिर में एंग्रो का शुक्रिया अदा करने लगे जिनके सिर्फ 10% शेयर हैं। और वहाँ पे आज हमने बिजली पैदा कर दी, उससे रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, 275 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी, किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। हॉस्पिटल हमारे हथियार लेते, उनके बजट नहीं देते। अच्छा। तो अब जैसे ये एक कुछ मैं आपको पढ़ देती हूँ। अभी जो है वो वफाकी हुकूमत ने ये किया है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का सब कैंपस एक्सपो सेंटर कराची, रीमॉडलिंग नॉर्दर्न बाईपास की तोसी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तोसी, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी का तोसी मंसूबा, कराची में IT पार्क का मंसूबा और दीगर तरक्याती मंसूबे जो वफाक के बजट में शामिल थे अब नहीं रहे। इसके अलावा
जो नवाज शरीफ साहब ने स्कीम्स शुरू की थी उनकी एक पाई नहीं दी गई। नहीं, जब ये शामिल थे तब आपने S3 में जो है S3 में जो है उन्हें 50% देना है, K4 में उन्हें 50% देना है। तो जब वो देंगे ही नहीं तो सूबा अपने पास से कितने पैसे लगाएगा? नहीं, सब जानते हैं अब नहीं देंगे ना। S3 तो 2010 से चल रहा है। तो जब से ही विफाक का आधा हिस्सा है भाई, जब से विफाक का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा सूबे का है, कोई तो जो पैसा होता है विफाक के पास, उसमें हमारी गवर्नमेंट में वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने सूबों को उसके शेयर दिए। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, NFC भी नहीं कर सकी, शेयर भी नहीं दिए। इस गवर्नमेंट ने 218 मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 218-219 में 117.748 रुपए का अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो आप हमें बताएं कि हमारे सूबा जो है 80% आमदनी का दारोमदार फेडरल ट्रांसफर्स पे होता है, तो 80% में से अगर आप नहीं देंगे तो हम कैसे काम जितने करें? पैसे दिए गए उनमें से 1 रुपया नहीं लगा। ये ठीक है, ये दो मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन आपकी राय भी मुकद्दम है बिल्कुल। लेकिन नुसरत अब्बासी साहबा, आपके तोते बहुत बोलते हैं और वो हमेशा कोई नई खबर लेके आते हैं। शारा साहबा कहती हैं जनाब ये हिसाब किताब हम ही से मांगा जाता है, लेकिन क्या ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट और जिन स्कीमों का मैंने जिक्र किया जो अधूरी पड़ी हैं, ये मुकम्मल नहीं हुई, जहां बजट लैप्स हो गया, इसका हिसाब किसने देना है नुसरत साहिबा? लैप्स नहीं हुआ, पैसे ही नहीं आए भाई, पैसे नहीं आए। अब वो खामोश हो जाएं तो मैं बात करूं। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम नुकात आपने ही उठा दिए। मैं तो कह रही थी, सोच रही थी कि अब मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आप पर यकीन है, आपने झूठ तो नहीं बोला है ना। आपने फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से पूरी सिंध का एक नक्शा खींच के रखा है। तो अगर आप भी झूठ बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस भी झूठ बोल रहे हैं, एक्स चीफ जस्टिस भी झूठ बोल रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स पे आए दिन जो दिखाते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, बजट के जो आदाद शुमार हम चीख चीख कर असेंबली में बुला रहे हैं बोल रहे हैं वो भी झूठ है, तो फिर सच क्या है? तो सच ये है कि इतने सालों में अब कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर जिसका बच्चा बच्चा बाहर निकलकर दर बदर पानी पानी कर रहा है। शारा साहबा का एक पॉइंट है, ये तमाम इल्जामात करप्शन के ये लगाए जा रहे हैं, चाहे ऑनरेबल जस्टिस साहब के रिमार्क्स हों या फिर इनके मुखालिफिन के इल्जामात हों। शारा साहबा का एक पॉइंट है जो मैं नुसरत साहबा के सामने रखूंगा आपके लिए भी नाज़रीन, कि जिन लोगों को इस मद में इस ज़िमन में पकड़ा गया, डॉक्टर आसिम हो, शजील मेमन हो, क्यों अब तक कुछ साबित नहीं हो पा रहा? क्यों अब तक कुछ सब्सटेंशिएटिव सबूत, कोई ऐसा एविडेंस क्यों नहीं लाया गया? अगर है तो उसको छुपा के क्यों रखा हुआ है, और अगर नहीं है तो इनको पकड़ के क्यों रखा हुआ है? क्यों ऐसा सब कुछ नहीं किया गया कि जिसकी वजह से वाकई ये इल्जामात विंडिकेट हो सके? लेकिन शारा साहबा, मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे पूछूंगा कि इन सब इल्जामात का हिसाब दे देना ये गलत तो नहीं ना? अगर आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, आप हुकूमत पर रहे हैं, तो हिसाब दे दे, जान छुड़वाएं। अच्छा, पहले तो मैं एक बात ये भी कह दूं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार जब थे, तो जब जिना हॉस्पिटल गए तो उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिया कि जिना हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत अच्छा है, मैं बहुत मरूब। और जब वो KP में गए तो उन्होंने कहा यहाँ तो कुत्तों का भी ऑपरेशन इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह जब वो थर गए तो उन्होंने वहाँ का पानी पिया। अच्छा, उसके बाद खबर नहीं आई कि उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, उन्हें मोशन हुए। नुसरत साहबा को वक्त नहीं मिल पाया था, उनकी लाइन बहाल होगी। आपकी बात काट रहा हूं, मैं चाह रहा हूं जरा वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। नुसरत साहबा, आप बात कंप्लीट कीजिएगा और एक सवाल भी मेरा लेने। शैला साहबा ये कह रही हैं, शैला साहबा का ये कहना है कि जितने लोग आपने पकड़े, शर्जील मेमन हो, डॉक्टर आसिम हो, साबित तो किसी से कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, जब पकड़े उनको जब पकड़ा गया तो ये तो सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की हुई थी। वो चेयरमैन नैब जो पहले वाला था, मुझे बताइए, उसकी तो मजाल ही नहीं थी कि वो किसी बड़ी शख्सियत को बुलाए। उसके लिए तो सोच भी नहीं सकते हम लोग कि एंटी करप्शन, क्योंकि 3 साल दौर इनका, 3 टेन्यूर इनके जो रहे हैं सिंध में, उसमें किसी की क्या मजाल कि इनको बुलाए या इनसे कोई पूछगछ करे या एहतसाब करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये लोग, अब ये जो सोच रहे हैं ना, ये अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा या हम बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, तो मेरे भाई
ان سے ذرا کوئی پوچھے نا شہلا صاحبہ ذرا بتائیے تو صحیح یہ 3 جو ٹینور گزرے اس میں سندھ کی عوام کی حالت دن بدن بدتر اور آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نمائندوں کی جو حالت ہے اثاثے وہ ٹریلین ہو گئے. کوئی نہیں پوچھتا. وہ جو ابھی چھاپا لگا شرجیل میمن کے فارم ہاؤس پہ اس کا تخمینہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ 1 ارب. کہاں سے آیا یہ 1 ارب جو فارم ہاؤس بن گیا بھائی؟ اس سے پہلے شرجیل میمن کے اثاثے کیا تھے دنیا کو نہیں پتا. سب جانتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے یا فریال ٹالپور صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں یا ان کی جتنی کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اثاثے تو اٹھا کر دیکھ لیں اتنے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کہاں سے آیا پیسہ؟ 1500 ارب کو ہم چیخ رہے ہیں. 1500 ارب کہاں خرچ کیا آپ نے؟ اگر آج بھی میری سندھ میں ایڈز ہے, آج بھی میری تھر میں بچے مر رہے ہیں, آج بھی اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں, آج بھی اسکول آپ کے ٹوٹے پوٹے ہیں, آج بھی جو کسان ہے وہ در بدر ہے, شوگر ملیں آپ نے قبضہ کر کے اپنے اس میں سستی بیچ دی, تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ 1500 ارب کہاں گئے؟ تبھی تو میں بولتی ہوں کہ یوں طوطے بول چکے ہیں. وہ ثاقب مورائی, وہ ان کا یونس قدوائی, وہ ایان علی, یہ سارے پیسے لے کر یہ پہنچی ہیں. اور پھر میں یہ بولتی ہیں کہ چیف جسٹس بولتے ہیں تو بولنے دیں. اور بھائی بولتے ہیں تو کچھ دیکھا ہے تو بولا ہے نا, کچھ دکھائیں تو صحیح. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال رکھتا ہوں نصرت صاحبہ, ایک لمحہ دیجیے گا. میں آپ کی باتوں کو شہلا صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں. میں ایک سوال رکھتا ہوں شہلا صاحبہ. آنریبل جسٹس صاحب نے, آنریبل جسٹس, ہم جمہوریت کے مارے ہیں, جمہوریت خطرے میں آ گئی, ہمارا ہی احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ کا احتساب کیوں نہ ہو؟ اگر اتنا سارا پیسہ کہیں گیا ہے تو کہاں گیا ہے؟ کون پوچھے گا؟ پوچھنا تو ہے نا کہ یہ جو اتنا پیسہ نکل گیا سندھ سے, اگر آپ نہیں احتساب کر سکے اینٹی کرپشن سے تو نیب کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے نیب اس طرح آ چکی ہے جس کو انہوں نے خود رکھا, چیئرمین نیب کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں خود, اور اب چیخ چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک لمحہ دیجئے نصرت صاحبہ. آج ماشاءاللہ سننے میں بھی کافی بولا آپ نے, اب ایک لمحہ یہاں دیجئے گا نصرت صاحبہ, ایک لمحہ دیجئے گا. میرا شہلا صاحبہ آپ سے سوال یہ سوال میرا سوال سن لیں, سوال لے لیں پھر آپ جو ہے اس کا جواب دیجئے گا. سوال میرا یہ ہے, انہی آنریبل جسٹس صاحب نے عدالت کے اندر, آپ کے طوطے بڑے مشہور ہوئے ہیں بائی دی وے, انہی جج صاحب نے بلاول صاحب کے حق میں ایک ریمارک دیا تھا کہ بلاول تو بچہ ہے, اس کا نام بھی آپ نے ECL میں ڈال دیا, اور آپ نے فلانٹ کیا تھا ان ریمارکس کو. آپ کے لیے وہ ریمارک جو آپ کے حق میں تھے آپ کے لیے میٹر کرتے تھے شہلا صاحبہ. یہ ریمارکس یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, تنقید ہو رہی ہے ان ریمارکس میں آپ پہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ ان ریمارکس سے مجھے کیا؟ دیکھیے مجھے کیا نا, وہ بول رہے ہیں, میں ان کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتی. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں نصرت صاحبہ, عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں. میں جواب دے رہی ہوں, مجھ سے بولنے دیں. اگر آپ ان سے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ سولو کر لیں. میں تو روز 4 کر میں نہیں بات کر رہی نصرت صاحبہ نے لوگ بات کیا, میں نہیں بات کی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نصرت صاحبہ کی جماعت جو ہے, نصرت صاحبہ کی جماعت جو ہے PMLN کے ساتھ بھی حکومت میں تھی. 11 سال کا اپنا حساب دے دیں, میری جماعت پہ نہ ہے. میں آپ کی بات ایک لمحہ دینا, ان کو بات جواب تو دینے دینا. اس وقت بھی نیب نے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گٹھ جوڑ تھی. PMLN کی حکومت کی آپ الائی تھی, اور اس میں شرجیل میمن اور ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے تھے. اور جو بات ہم کرتے ہیں کہ نیب کی کیا مجال, تو واقعی یہ کیس نہیں ہے. لیکن اگر نیب کے MD چیئرمین نیب کی اگر کیریکٹر ایسیسینیشن کی جائے گی تو وہ تو مجبور ہو جائیں گے, ورنہ 10 منٹ میں حکومت گر پڑے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت آلریڈی وزیر اعلیٰ 10 سال کا نیب 10 سال کا جو ہے وہ ایک آپ نے JIT بنائی ہے, اس کو حساب دے رہے ہیں, تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں, ہم نے ہمیشہ احتساب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ثابت کب کریں گے؟ ایک آدمی کو 11.5 سال پہلے جیل میں رکھا, جب ثابت نہیں کر سکے. اب جب یہ الائی تھی PMLN کی, جب سے شرجیل انعام میمن اور ڈاکٹر عاصم میں جرأت تھی, ہمارے خلاف ہمیشہ جرأت رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ثابت کب کریں گے؟ آپ پکڑ تو لیتے ہیں طوطے کو طرح بول کے, لیکن ثابت کرنے میں طوطے اڑ جاتے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں ہم پورا, آپ صبر تو کریں. اب وہ PML کا دور تھوڑی ہے, وہ پہلا دور تھوڑی ہے.
आप सोचिए, अलाई अब तो आप दौर उसकी कुछ भी और थी। है, अब तो आप लोगों के तोते अलाई उड़ तो गए आप हैं। उसकी भी आप थी। लोगों के हाथों के तोते उड़ गए हैं। अलाई तो आप लोगों उसकी के भी थी हाथों के बेगम, तोते उड़ चुके हैं। बहन मेरी। अब आइए उस ना वक्त यहाँ आपको पर। वो अच्छी लगती अब थी। आप यहाँ आइए ना, अलाई तो आप आपने उसकी क्या थी। कहा, अभी खुद ही कन्फेस कर लिया, आपने खुद ही कन्फेस कर लिया कि ये तो PMLN के दौर के केसेस हैं, तो क्यों रोना रो रहे हैं इस हुकूमत तो का? आप कह रही है ना किसी क्यों की रोना जरूरत रो रहे नहीं हैं थी इस 3 हुकूमत साल का से, कि ये इस आपकी बात का हुकूमत ने- जवाब है। इसका मतलब है जितने भी केसेस हैं PMLN ने आप लोगों के ऊपर बनाए, आपने उन पर भाई, बनाए। आप तो PMLN अब उसकी के सजा साथ थी ना भुगतने उस का वक्त। वक्त आ गया है। अब तो आपको क्या चीखो मसला पुकार है? क्यों मचा रही हैं? वो शहनाज गलत थी, साहिबा, वो एक आज confession तो तो आ गलत गया हल्के से सामने। खड़ी हुई थी, आप जिस हल्के से खड़ी हुई थी वहाँ साफ पानी दे सकी, आप साफ पानी दे सकी, वहाँ पानी मैं तो जाता ये है, आपको कहना वहाँ के चाहती लोगों को हूँ कि पानी मिलता है। पूरे पाकिस्तान मुझे ये जो पता है है, लाड़काना में, पूरा पाकिस्तान लाड़काना जो में है, एड्स मैं फैल इसका गया, जवाब देना चाहती हूँ। लाड़काना के बच्चे मैं इसका बेगुनाह जवाब देना जवाब बेकसूर देने दें। एड्स में चले गए। नुसरत साहिबा, मुझे बताएं, आप लोगों ने एड्स पुराना ज़दा मर्ज़ है। बच्चे दिए हैं सिंध को, नुसरत साहिबा, एड्स ज़दा बच्चे दे दिए सिंध को। पुराना मर्ज़ है। यही जो आपका सवाल है, मेरा भी यही सवाल था, इसका जवाब तो ले लेना शैला साहिबा से, इसका जवाब लेने सिंध की दें। क़यादत बिल्कुल को ठीक। डिफेंड कर रही हैं, सिंध नहीं की जवाब आवाम को डिफेंड नहीं कर रही। चले वो उनकी अपनी पार्टी, क़यादत उनका को काम है डिफेंड खुशामद करना, वो तो कर करके करेंगी ना। आपने सिंध की आवाम को अब तबाह कर आपको दिया पता है। चला असेंबली खुदा की कितनी कसम, मुश्किल में। हम तो हैरान होते हैं कि हम अच्छा, तो हैरान हैं देखिए, शैला बात आप है। शैला साहिबा स्पीकर, क्या बोल रही हैं डेप्यूटी आप? स्पीकर रही हैं, आपको नहीं, अंदाजा है ये आप कितना मुश्किल हैरान है, काम अली है। हैदर परेशान है। शैला साहिबा, आप हैरान है, अली हैदर शैला साहिबा, परेशान आपको है। पता है किसकी खुशामद? नहीं, मैं परेशान इस तरह हूं कि वो असेंबली तो- में भी वो यही तो कुछ हो रहा बेचारे होता है, अपने हमारी इंट्रो सिंध में असेंबली में बता भी यही कुछ चुके हो रहा होता है। वो अपने इंट्रो में बता चले चुके हैं। चले शैला समझ गए साहिबा, ना? आप नुसरत साहिबा की परेशान है, बातों आप का हैरान तसल्ली से नहीं जवाब बोला। दे दें। चले आप नुसरत साहिबा एक लम्हा दें, जवाब तो जब हमारा दूं ना, जब टॉक उनकी शो असेंबली पुरानी बन गया। बीमारी जी। यानी कि बोलने की नहीं, बात मैं क्या खत्म हो, करूं? मुझे किसी आप वक्त टाइम ही खामोश नहीं दे तो रहे। मैं जवाब मुसलसल दूंगी। शैला साहिबा को टाइम दे रहे हैं आप। देखिए, बात यह है कि एड्स नहीं, वो जो है आपके वाकई- सवालात हैं, जवाब हाँ, उन्होंने ये देने बहुत- हैं। इस वक्त लग रहा है 2 एंकर हैं शो के अंदर। देखिए, जी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वाकई एड्स फैला है, लेकिन सब जानते हैं कि हम किसी के घर में उसको घुस के स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। अनअवेयरनेस है। हमसे ज़्यादा शेखुपुरा में हमारे यहाँ तो HIV पॉजिटिव है, वहाँ पे शेखुपुरा में और झंग में और इस जगह पे तो बाकायदा एड्स के मरीजों की बहुत बड़ी तादाद है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ के लोग में हर तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये जो बात कर रही हैं न्यूनेटल डेथ रेट की, हमने इस पे काम किया है और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर किया है। और हमारी बात पे अगर यकीन नहीं है तो यूरोपीय यूनियन ने अपना डाटा दिया है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है हमने, और 50% डेथ रेट जो है वो न्यूनेटल्स का वो डिक्रीज डाउन हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अवेयरनेस से आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। अब जैसे सिंध के तमाम हॉस्पिटल्स में जो है वो मेमोग्राम्स की मशीन रखी हैं। अब हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पूछती हूँ कि 35 साल के बाद हर औरत कौन सा जाके हर साल मेमोग्राम कराती है? तो ये HIV की भी दवाएं मौजूद हैं, किट्स मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों को बार बार कहते हैं कि हेपेटाइटिस का इलाज फ्री है, सब है, लेकिन लोग नहीं आते। कोई ऐसा कानून नहीं है कि घर में घुस के किया वक्त जाए। बिल्कुल कम रह गया, इम्यूनाइजेशन पे वक्त लोग बिल्कुल यहाँ कम पे रह कत्ल गया। कर दिए जाते बड़ी हैं। चीजें गिनवा दी नुसरत साहिबा, बिल्कुल ठीक है। शैला साहब आप एक मिनट रुकिएगा। नुसरत साहिबा काफी चीजें गिनवा दी शैला साहिबा ने, हमने एंडोमेंट फंड ये रखा आपकी है कंसिडरेशन में है। और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका मतलब ठीक है, मैं तो ये वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूंगी जिसको मैं समझती हूँ। ये फरमा रही बिल्कुल ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने गिनवा दिया जो चीजें आपने अच्छी की हैं। बेहतर इनको तो चुप करें। आपने गिनवा दिया, अब उनकी बारी है ना। अब एक लम्हा शैला साहब आप रुकिएगा। मेमोग्राफी की मशीनों की बात कर रही है, मैं आपको बताती हूँ सच्ची में रोना आता है। ठीक है, कि वक्त कराची खत्म हो जैसे गया। आज की डिबेट आगे बढ़ सकती है। शैला साहब आपका भी शुक्रिया, नुसरत साहबा आपने वक्त निकाला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखना, वक्त चुके कम है लेकिन बड़ी अहम चीज है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं आज। नाजरीन, नून लीग के लिए सबसे बड़ी खबर, यकीनन तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की जमानत दरख्वास्त जो जमानत थी वो मुस्तरद होना थी, मगर एक और खबर जो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकती है वो है मरियम नवाज की जारहाना हिकमत अमली। शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी से नाला वफाकी हुकूमत क्या बिखरी हुई मरियम नवाज का सामना कर पाएगी? आज नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने पर मरियम नवाज सख्त गुस्से में बिखरी हुई नजर आती हैं और अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाकर रहूंगी। जेल में डालना है तो डाल दो, कैद करना है तो कर दो, इन चीजों से तुम डरते हो, मैं नहीं।
مریم نواز کا حکومت کے خلاف غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ناظرین۔ گزشتہ روز خواجہ برادران کے گھر آمد کے موقع پر بھی مریم نواز نے اپنی ہی جماعت کی حکومت کے خلاف حکمت عملی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے اپوزیشن کے حکومت مخالف جو حکمت عملی ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز سمجھتی ہیں کہ اگر اپوزیشن عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے گی تو اسے بھی عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو اپوزیشن پارٹی عوامی توقعات پر نہیں اترے گی، میرا خیال ہے کہ عوام کی جو ناراضگی ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ ساری اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے مل کے عوام کی آواز بننا چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور تاکہ کل کو ہم اس ظلم جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں حصے دار نہ بنیں۔ ناظرین، شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے باقاعدہ حکومت کے خلاف سیاسی اکھاڑے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل ہی انہوں نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا بھی اعلان کیا، جس آغاز وہ سندھ سے کریں گے اور بعد میں گلگستان کا رخ بھی کریں گی۔ کل انہوں نے کیا کہا، ایک بار وہ بھی سن لیں۔ میں اپنے طور پہ بات کر سکتی ہوں کہ میرا تو جلسوں کا اور ورکرز کنونشن کا پورا شیڈیول جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اب فائنلائز ہو رہا ہے، اور وہ میں تو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں مستقبل کی اپنی سیاسی حکمت عملی بھی واضح کی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چیئرمین سینٹ اور حکومت ہٹاؤ اقدامات کا ذکر بھی گزشتہ روز کیا جا چکا ہے۔ بہت ساری باتوں پہ بلاول کے ساتھ میری بات چیت ہوئی کافی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں بہت سارے معاملات زیر بحث آئے جس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا، جیسے یہ ان ہاؤس تبدیلی ہے، یا اس میں سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی ہے، یا جو اسٹریٹجی بنانی ہے آگے کی جس کے اندر آپ کی جو ایجیٹیشن ہے یا پروٹیسٹ ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کی ڈرائیونگ سیٹ پر مریم نواز صاحبہ آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اب کیا نون لیگ کی وہ حکمت عملی تبدیل ہو جائے گی جو مریم نواز صاحبہ سے پہلے کی تھی، کہ جن دنوں میں وہ خاموش ہوا کرتی تھی؟ وہ مفاہمت کی پالیسی، وہ مفاہمت کی حکمت عملی، وہ بات نہ کرنے کی حکمت عملی کیا اب تبدیل ہو جائے گی؟ اور وہ تبدیلی ہمیں کسی تصادم کی صورت میں نظر آئے گی، کسی ایسے احتجاج کی صورت میں نظر آئے گی جو اسمبلی میں بھی ہوگا اور اسمبلی سے باہر ہی؟ یہ وقت بتائے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔